गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन जानने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग 9th में जब पढ़े थे कि दो या दो से अधिक परमाणु जब संयोग करते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। अणु बनता है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दो भिन्न पदार्थ ले लिए, जैसे कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। देख रहे ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। समझ रहे हैं ना? है ना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, यानी केमिकल रिएक्शन। समझे यहाँ से? तो अभी आपको एक परिभाषा बताया कि जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते वो क्या बनते थे? अणु बनते थे। तो इसमें भी देखिए उसी तरह का कुछ है कि यहाँ देखिए ये है रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों संयोग करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ऐसा ये कैसे हो रहा है ना? तो ये जब नए पदार्थ बनते हैं तो इनके अणु जो होंगे, यहाँ ऑक्सीजन के अणु जो होंगे इसके साथ टूटकर पुनर्संगठन कर लेता है। यहाँ पुनर्संगठन कर लेता है और एक नया पदार्थ बना देता है जो भिन्न गुण वाला होता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? इतना क्लियर हुआ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, तब उसका पदार्थों के, है ना, तब उन पदार्थों के क्या होता है? अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन परमाणुओं का पुनर्संगठन होता है और नया अणु क्या हो जाते हैं? एक भिन्न पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उससे अच्छा ये परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ जो अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये दोनों भाग लिए हैं अभिक्रिया में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जो भाग लेंगे उनको अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं वो प्रतिफल कहते हैं। यानी कि यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रहा है तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन दोनों को, ये चीज जो होंगे बाएं तरफ जो होंगे, ये क्या कहेंगे? अभिकारक कहलाएंगे। इनको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जो फॉर्म्ड होता है नया पदार्थ जो बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। तो बाएं तरफ वाले को अभिकारक और जो दाएं तरफ जो आएगा उसको प्रतिफल, यानी इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। समझ गए? अब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो विशेषताओं को पढ़ते हैं। पहला चीज है गैस की उत्पत्ति। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस की भी उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए हम अभिक्रिया लेते हैं, ये देखिए अभिक्रियाओं के बारे में आगे भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी जो है इसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जैसे हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं और HCl ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जो अभिक्रिया होगी तो यहाँ बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ गैस, ये गैस तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ है, यानी ये गैस को इंगित कर रहा है। यानी कि पहला चीज हो गया कि गैस की उत्पत्ति होती है, अभिक्रिया होने पे गैस की उत्पत्ति हो सकती है। उसी तरह है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का भी बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप क्या होता है कि जब दो जैसे एग्जांपल लीजिए कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक लिक्विड है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फाइड बनता है। ये ठोस रूप में पृथक हो जाता है, विलयन से ठोस रूप में पृथक होता है। यानी कि ये जो है ये क्या है? एक तरह का अवक्षेप है। ठीक है, और H2SO4 देखिए, यहाँ H2SO4 क्या है? एक तरह का लिक्विड हुआ ना। ठीक, और ये जो है इससे ये पृथक हो गया, तो ये अवक्षेप का होगा। अभिक्रिया होती है तो इनमें के रंग में भी परिवर्तन होता है।
टेम्परेचर भी बदलता है और अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखिए यहाँ द्रव द्रव था, यहाँ क्या है, ये HCl है ना, लिक्विड है एक, और यहाँ मैग्नीशियम जो है एक धातु है, यहाँ अभिक्रिया हुआ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बन गया। देखिए ना, तो अवस्था में भी परिवर्तन है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभिक्रियाओं में देखने को मिलेंगी। हम लोग जो अभिक्रिया इसमें पढ़ेंगे उसके बारे में इसमें हमको देखने को मिलेगा। अगली बात आती है रासायनिक समीकरण की, यानी केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं उनके सूत्रों से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे अगर लिख रहे हैं, ऐसे लिखे कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन इस तरह से लिखा जाए, समझ रहे ना, तो अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, सॉरी थोड़ा सुधार लीजिएगा, ऑक्सीजन है, इसको सही से लिख देते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहे हैं ना। तो इस तरह से लिखना थोड़ा है ना लंबा हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वही चीज इसका संक्षिप्त निरूपण, ऐसे कार्बन का संकेत दे दिए C, ऑक्सीजन का दे दिए O2 और ये अभिक्रिया करके बन गया CO2। तो ये जो संक्षिप्त निरूपण हम लोग कर रहे हैं, यही जो लिखने का जो ये तरीका है, ये पूरा ये एक समीकरण है, यानी कि ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों से उन अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, या अभिक्रिया का क्या हुआ, संक्षिप्त निरूपण हुआ, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का नियम की बात करें तो इसके लिखने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग जैसे अभी अभिक्रिया दिए थे, या फिर दूसरा कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे ये कॉपर सल्फेट वाला भी देखे थे ना, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये अभिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड बनाता है ठोस के रूप में, और यहाँ से H2SO4 बनता है। ठीक, यही ना था अभिक्रिया। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, इस अभिक्रिया में क्या किया है, तो अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है ना। तो अभिक्रिया के अभिकारक ये ना होते हैं, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, है ना। तो इनको क्या किया जाता है, तो इनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है। संकेत से ही ना लिखा गया है, जैसे कॉपर सल्फेट पूरा नाम तो नहीं लिखा है, उसका संकेत लिखा गया। अभिकारकों के सूत्रों के भी धन चिन्ह दिया जाता है, यहाँ धन चिन्ह दिए हैं। उसी तरह लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को इधर वाले को, है ना, दाहिने तरफ जो है उनके संकेतों और सूत्रों के समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। संकेत और सूत्र सही समीकरण के दाईं ओर लिखे, और क्या है कि प्रतिफल के सूत्रों के मध्य में धन चिन्ह दिया जाता है, यहाँ भी धन चिन्ह दिया है ना। ठीक है, और क्या लिखा है कि अभिकारक और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ बीच में एक तीर चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो यही इसका लिखने का नियम हुआ। अगर बात की जाए कि इसको लिखने से फायदा क्या है, ये जो समीकरण लिख रहे हैं इससे लिखने से फायदा क्या है, तो फायदा यह है कि इसको संक्षिप्त तरीके से लिख पा रहे हैं। दूसरा चीज कि ये संकेत जो बनाए गए हैं पूरे विश्व के लिए, है ना, पूरे विश्व में सबके लिए एक ही संकेत है, यानी कि हाइड्रोजन को इंडिया में H कहते हैं तो अमेरिका में जाके कुछ और नाम दिया जाए तो ये H ही है। तो इससे आसानी होगी, है ना, कम जगह में इसको लिख सकेंगे। और ऐसे लिखने से कहीं के भी आप वैज्ञानिक हो या कोई अनुसंधान करता हो, या फिर आप कोई स्टूडेंट ही हैं तो उसको कहीं के भी स्टूडेंट हो गए इसको सही से ही पढ़ पाएंगे, है ना, इसको सही से ही पढ़ पाएंगे और ये आसानी से लिखा जा सकता है। दूसरा चीज, अगर हम अभी लिखे थे कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन लिखे थे ना, यहाँ लिखे थे इसे कार्बन पूरा नाम लिखे और फिर लिखे थे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो लिख रहे थे वहां कितने उसके परमाणु है उसका पता नहीं लग रहा था, लेकिन ये अभिक्रिया रासायनिक समीकरण जो लिखे हैं इससे यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है। इस तरह यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता है। तो ये सब इसके फायदे हैं। चलते हैं आगे। अब चलिए अब जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसके समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे अभी क्रिया एक देखे थे ना कार्बन और ऑक्सीजन का,
बना था कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए इधर भी कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, तो इनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है, यानी कि ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर H2 ले ले और यहाँ Cl2 ले ले और इसमें लिख दें 2HCl, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है, तो क्लोरीन दो है, तो दोनों तरफ समान है, इसलिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ क्या होंगे, तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी, तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी तरह है असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यही ले लें हाइड्रोजन और दूसरा ले रहे क्लोरीन और हम लिख दें HCl। ठीक है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ क्लोरीन सॉरी Cl2 होता है, क्लोरीन दो है, यहाँ क्लोरीन एक है। ठीक है, तो यहाँ समान नहीं है ना दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, तो इसलिए क्या है, असंतुलित है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें H2 + O2, अभी क्रिया करके क्या बन गया H2, तो देखो हाइड्रोजन दो दो है लेकिन ऑक्सीजन दो दो नहीं है, इधर एक है इधर दो है। ठीक है, तो ये कैसे समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो थोड़ी अब इसमें चर्चा कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, उनसे क्या क्या फायदे हैं। तो कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो ये अभिकारक और प्रतिफलों के संकेतों की जानकारी देती है। जैसे ये पहला एक हम लिख देते, ये एक रासायनिक समीकरण हो गया, तो ये क्या कर रहा है, अभिकारक और प्रतिफलों के सूत्र संकेतों की जानकारी देती है। दूसरा, यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग लेकर अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ कौन कौन भाग लिया और क्या बन रहा है ये भी बताता है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की सापेक्ष संख्याओं की जानकारी देता है, इनके संख्याओं की जानकारी भी देता है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु और अणुओं की सापेक्ष संख्याओं की जानकारी देता है। यहाँ देखिए प्रतिफल में भी कौन कौन है, इनकी भी जानकारी देता है। यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों के अनुपातों की जानकारी देता है, इसमें कितने इसके मोल है उनकी भी जानकारी देता है। ठीक है, इनके अनुपात कितने हैं इनकी भी जानकारी देता है। ठीक, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, यानी कि मतलब कि यह कितना, इसमें कार्बन कितना भाग लगा है और ऑक्सीजन कितना भाग लगा है और अभिक्रिया करके ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये भी जानकारी देता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के सापेक्ष आयतन की जानकारी देता है। इनके यह गैसीय अभिकारक जो होते हैं और यह प्रतिफल होते हैं, उनके सापेक्ष आयतन की भी जानकारी देता है कि उनका आयतन कितना है जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण, जैसे अभी उसी एग्जाम्पल दोहराते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं। ठीक है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान है। देखिए पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसको लिखना बहुत आसान है। ठीक है, और नाम लिखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें कागज की बचत होगी, जगह की भी बचत होगी, कम स्थान चाहिएगा और समय भी आपका बचेगा। ठीक, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों का एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। इससे हम लोग गणना ठीक ठीक कर सकते हैं कि कितना हम लोग अभिकारक है और कितना प्रतिफल है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। ठीक है, पूरे विश्व में क्या होता है, एक ही संकेत उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण को ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करने की किसी भी प्रकार की कठिनाई होने होती है ना, तो पूरे विश्व में यही यूज होता है, इसलिए किसी को भी कठिनाई नहीं होता है। अब इसकी सीमाएं क्या है, इसको देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की सीमा क्या है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जो है इसमें अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती। जैसे अगर लिखे हैं कार्बन और प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ से आपको जानकारी नहीं हो पा रहा है कि ठोस है, द्रव है या गैस है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जी या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी समीकरण से नहीं हो पाती। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, इस अभिक्रिया जो यहाँ लिखे हैं इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ से आपको कहाँ पता चल रहा है कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया में किन दशाओं में संभव है। अब जैसे ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं कैसे हो रहा है, क्या कार्बन और ऑक्सीजन मिला देने से खाली हो जाएगा, है ना, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कार्बन को जलाने पे ऐसा ये हो रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जल रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और उसमें भी निकल रही है। ठीक है, और प्रकाश भी इसमें निकलता है। ठीक है,
तो उसमें और प्रकाश दोनों निकलता है। ठीक, तो यहाँ से आपको ये भी जानकारी नहीं हो पा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि वो उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किस कंडीशन में हुआ, ये सब कुछ जानकारी नहीं होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोटक होती हैं, है ना, लेकिन ये हमें पता नहीं चल पाता रासायनिक समीकरण से। ठीक है, समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तु कितना खर्च हुआ है, मतलब इसमें कितना खर्च हुआ है या निर्माण में कितना खर्च हुआ है इस चीज को करने में, इस अभिक्रिया को करने में, ये इससे पता नहीं चलता है। चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टाइप के, है ना। तो उनके प्रकृति के आधार पर उनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। वह है ना, संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे पहला अभिक्रिया हम लोग कितना बार देख चुके हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें जुड़ के ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरी उसी तरह जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब देखिए इसको संतुलित कर देते हैं, यानी यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, ये बराबर हो गया। ठीक है, तो कैसे संतुलित किया जाता है इस रासायनिक समीकरण को, इसको भी देख लेना होगा। तो देखिए इस पे आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देंगे हमको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं KClO3 अभिक्रिया कर रहा है तो बन रहा है KClO2। तो देखिए इसमें देखना होगा ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है ना। तो यहाँ अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो गया, और इधर कितना है, 2 है, तो इधर क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 सबसे गुना किया है तो क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। पोटेशियम भी 2 है, हो गया, और इधर भी 2 हो गया, बराबर हो गया ना। यानी दोनों तरफ बराबर करना होगा, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को समान करना होता है, बाकी आप संतुलित कर लेंगे। तो चलिए समझ गए ना, इसको आगे चैप्टर के में भी समझाएंगे कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, हम लोग अभी अपने बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया ये भी एग्जाम्पल हो गया और ये भी हो गया, ये संयोजन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, समझ रहे ना, ये आपको संतुलित करने के लिए ऐसे दिखा दिए थे। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है उनका गुण, इसलिए क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला है आपका वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं और जिनके गुण मूल यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट लिए, इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ जो बन रहा है ये देख रहे हैं कि एक टूटकर 2 नया बन जा रहा है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। उसी तरह है ना KClO3 लेते हैं तो यहाँ बन जा रहा है KCl, है ना, और ऑक्सीजन, यहाँ इसको संतुलित कर दीजिए, इसमें 3 और इसमें 2 लगाने से संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ जो अभिक्रियाएं ये दोनों देख रहे हैं कैसी अभिक्रियाएं हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहेंगे या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अगला है वैद्युत अपघटन। तो ये भी एक तरह का वियोजन ही है, ये भी एक तरह का वियोजन अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो ये अपघटित होता है। ठीक है, जैसे ये कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे अपघटित हो जाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ सोडियम निकलेगा और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस बनेगा, तो इसमें 2 लगाएंगे और इसमें 2 लगाएंगे, तो ये चीज जो होगा यहाँ लिखा हुआ है कि ये सभी क्रिया से धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, यानी ये जो धातु हो रहा है ये किस पे मुक्त हो रहा है, कैथोड पर, और दूसरा जो है क्लोरीन जो हो रहा है किस पे हो रहा है, तो एनोड पर मुक्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं ये भी एक तरह की क्या है, वियोजन ही अभिक्रिया है, लेकिन ये वैद्युत अपघटन इसे कहेंगे, क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब ये घटित हो रहा है। ठीक है,
अगला बात करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जिंक ले लिए और जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर दिया, तो यहाँ क्या होगा कि जिंक सल्फेट हो जाएगा, यानी कि ये देखो ये सल्फेट को विस्थापित करके इसमें आ गया है ना, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया, अलग हो गया, इससे कॉपर अलग हो गया ना, विस्थापित कर दिया, यानी कि ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, यानी एक बार विस्थापित किया सल्फेट यहाँ आ जा रहा है, ये एकल विस्थापन। उसी तरह समझ रहे ना, उसी तरह आप ये ले सकते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये भी यही वाली अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो यहाँ आयरन सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अभिक्रिया क्या है, इसमें 3 लगेगा, Fe3 होता है। तो ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं क्या है आपका, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। तो नाम से ही पता चला उभय मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। उभय विस्थापन अभिक्रिया वो है जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके, एक्सचेंज करके, आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी कोई यौगिक है और दूसरा है आपका एक्स और वाई, तो यहाँ ए एक्स के साथ चला जाएगा और बी किसके साथ चला जाएगा, वाई के साथ। इसी तरह जो होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए फेरस सल्फाइड, है ना, और प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से जो अभिक्रिया होगा वो क्या होगा, FeSO4 प्लस H2S, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें का सल्फाइड जो है ये आयरन के साथ आ गया और सल्फर जो है यहाँ H2 के साथ आ गया। ठीक है, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। उसी तरह यहाँ ले सकते हैं कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा दें, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो बन जाएगा यहाँ से कॉपर सल्फाइड और प्लस H2SO4। तो ये भी अभिक्रिया क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। समझ रहे हैं ना इस बात को। अगला है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया जो होती है क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया होते हैं, और वो पृथक होने वाला पदार्थ जो होता है वो अवक्षेप कहलाता है। जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड और अभिक्रिया कराते हैं AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो बन जाएगा, है ना, यहाँ से सिल्वर क्लोराइड, ये ठोस के रूप में अलग होगा, और यहाँ से सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सिल्वर सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड अलग हो जा रहा है, ठोस के रूप में आ रहा है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, अवक्षेप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक तरह से अवक्षेप कहलाएगा, ये ठोस के रूप में पृथक हुआ है, और ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। अगला अभिक्रिया है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल जो होगा, अम्ल वो क्या करेगा, तो भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा और भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, लवण, और जब जल बनाएगा तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये HCl आपका अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका भस्म हुआ, अभिक्रिया किया तो यहाँ से बनेगा NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड ये साधारण लवण है, और H2O यानी जल बना लिया। तो देखिए तो लवण और जल बन गया ना, तो ये अभिक्रिया कैसी है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश में, है ना, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश जब रहता है ना, तब ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो बनता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और जल बनता है। तो इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगाना होगा आपको, इसमें भी 6 लगाना होगा और इसमें भी 6 लगाना होगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश में घटित हो रही है, तो इसे कैसे करेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड ले लिए, ये पृथक कब होता है, जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, अब घटित हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस, इस तरह से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें संतुलित करिए, 2 2 लगा दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
चलिए अगला है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक तरह विशेष प्रकार की अभिक्रिया जो सदैव एक साथ होती है और ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण कहिए या रेडॉक्स कहिए, ठीक है, तो दोनों एक ही साथ घटित होती है, ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी। तो ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ रहा है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का उससे अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम दूसरा अभिक्रिया लेते हैं, मैग्नीशियम और ये HCl। तो HCl के साथ यहाँ क्या होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन का अलग होना भी एक तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ही आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अवकरण क्या होता है। चलिए, तो अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होना और किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन, उसका उल्टा है ना। जैसे अगर मान लीजिए H2 + Cl2 है, अभिक्रिया करके HCl बना रहा है, ठीक है, ये 2 लगे संतुलित होने के लिए। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया। तो उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से एक ही अभिक्रिया में दोनों को समझाएं। जैसे मान लीजिए आप कॉपर ऑक्साइड ले लिए और हाइड्रोजन गैस ले लिए, अभिक्रिया कराए तो कॉपर अलग हो गया और आपका जल अलग हो गया। यानी देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, है ना, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है ना हाइड्रोजन में आके, तो ये कैसा कहलाएगा, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, तो अवकरण कहेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवकरण आपको साथ साथ देखने को मिल गया, तो क्या कहेंगे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला टॉपिक है भोजन का पचना यानी डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड का डाइजेशन भी ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। हमारे भोजन में, है ना, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है। पचन क्रिया के क्रम में यह स्टार्च अपघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का निर्माण करता है ना हमारा स्टार्च, है ना, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमारे शरीर की कोशिका में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वसन क्रिया से बाहर निकाल देते हैं और इसे भी शरीर से निष्कासित कर देते हैं। और ऊर्जा ये ऊर्जा जो होती है आपकी ATP के रूप में रहती है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट के रूप में रहती है, ठीक है, ये इस रूप में रहती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। श्वसन के छोड़ने के क्रम में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और ऊर्जा हमारे शरीर का ताप कायम रखती है और इससे हमें शारीरिक कार्य करने में क्या मिलता है, बल मिलता है, ठीक है। दूसरा बात है भोजन का दुर्गंधित होना। तो भोजन का अप्रिय होने का कारण क्या है कि भोजन में उपस्थित वसा या तेल वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उसमें गंध आने लगती है और स्वाद अप्रिय हो जाता है। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। इसे दूषित होने के से रोकने के क्या उपाय है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, तो वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ यानी एंटीऑक्सीडेंट, ये देखिए ये हमेशा एग्जाम में आता है, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं जिससे भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। दूसरा चीज कि उसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख के उसका ऑक्सीकरण रोक सकते हैं। दूसरा चीज कि वायुरुद्ध बर्तनों में भी उसको रख के उसका ऑक्सीकरण रोका जा सकता है। तीसरा दहन की क्रिया जो होती है वो कैसे होती है, तो हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं होती है, जैसे जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन आदि ये सब जो भी है ये सब भी किसके द्वारा होती है, ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया में ही आते हैं, ठीक है।
अगला बात आता है दहन का। दहन क्या होता है, कम्बशन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन देखे थे ना, पहले आपको बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उष्मा बनेगा और प्रकाश बनेगा। तो ये उष्मा और प्रकाश जो बन रहा है, तो ये जो क्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। दहन में जो पदार्थ जलता है उसको दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे अब लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सब क्या है, दहनशील पदार्थ है। और कुछ ऐसे पदार्थ है जो नहीं जलते हैं, जैसे ईंट पत्थर हो गए, इनको अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन कैसे होता है ना, कि यद्यपि दहन की क्रिया वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। जैसे यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो आपको बता रखा है ना, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ही जलेगा। ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, लेकिन कुछ अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ लीजिए मैग्नीशियम और ये नाइट्रोजन है, इसको एक दूसरे से अभिक्रिया कराया तो यहाँ मैग्नीशियम नाइट्राइड बना, ऊष्मा बना और प्रकाश बना। यानी कि ये जो अभिक्रिया हो रही है ये बिना ऑक्सीजन के हो रही है और इसमें भी ऊष्मा और प्रकाश बन रहा है। तो दहन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो पहला चीज कि पदार्थ जो होना चाहिए दहनशील होना चाहिए, क्योंकि जलने वाला होना चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए, तो दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी कहने का मतलब कि उस, है ना, पोषक पदार्थ होना चाहिए, है ना। दूसरा तीसरी बात है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, मतलब उस ज्वलन ताप, पोषक पदार्थ यहाँ कहने का मतलब कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आप किसी चीज को जला रहे हैं तो जलेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, ताप नहीं उत्पन्न होगा, चाहे नहीं भी जल सकता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति की उतना टेम्परेचर उसको प्राप्त होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको जलाना है बड़ा सा लकड़ी, अब उसको माचिस की तिल्ली से जलाइएगा तो क्या वो जलेगा, नहीं जल पाएगा। ठीक है, तो उतना ही ज्वाला ताप भी प्राप्त होना चाहिए ताकि उसको वो जला सके। चलिए अब हम लोग जानेंगे ज्वाला क्या होता है, कि ईंधन को वायु में जलाने पर ज्वाला पैदा होती है। देखते हैं ना कोई भी ईंधन, जैसे यहाँ देखिए मोमबत्ती जला, इसमें जो ये निकल एक तरह की क्या है, ज्वाला है। और ये ज्वाला किस बात पर निर्भर करती है, कि वायु की ऑक्सीजन के ऊपर, कि वायु में कितना ऑक्सीजन उपस्थित है, उसी को कितना भाग वो ईंधन के रूप में जलने में सहायक है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है। तो जैसे कोई आग वगैरह जलाते हैं, तो आग जब जलाते हैं तो उसमें उठने वाली जो लपटें होती है ना, वो क्या कहलाती है, ज्वाला कहलाती है। क्लियर हुआ। चलिए अगला बात है मोमबत्ती की ज्वाला। यहाँ जो उत्पन्न हो रही है इस ज्वाला को, इसके बारे में पढ़ना है। तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। मोमबत्ती क्या होता है आपका, ज्वलनशील पदार्थ होता है, यानी वो जलता है। जो मोम का बना होता है, मोम का बना होता है, मोम जो होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल जाती है और बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है। ये क्या होता है, मोम पिघल के बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है और वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु के ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, और ये जो वाष्प जो होता है यही क्या उत्पन्न करता है, ये ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसे मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 भाग में विभाजित किया है। पहला है प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीय मंडल क्या होता है, यानी सेंट्रल जोन। यह नीला होता है, ये अंदर वाला जो बीच वाला जो भाग है ये क्या होता है, नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं, यह बत्ती को घेरे रहता है। ये में दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, यानी ये अदहन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली को ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है। इसके बीच में ले जाइएगा तो तिल्ली नहीं जलेगा, क्योंकि ये क्या है, अदहनशील क्षेत्र है। यहाँ ज्वाला उत्पन्न, यहाँ जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती, इसलिए वो नहीं जल पाएगा। ठीक है। दूसरा है प्रकाशमान मंडल, यानी ल्यूमिनस जोन। ठीक है, प्रकाशमान मंडल, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरह से दहन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है कि यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। ये ज्वाला का क्या है, सबसे बड़ा भाग है, और ये पीला रंग का होता है। ठीक है, और ठीक है, अगला है क्या है, प्रकाशहीन मंडल, यानी नॉन ल्यूमिनस स्टेज। इस भाग में मोम का वाष्प का पूर्ण दहन, क्योंकि खुला भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। और ये जो है सबसे गर्म भाग होगा। ठीक है, ये जो जो होता है गर्म भाग नहीं होता है, ये उससे थोड़ा सा गर्म भाग होता है। और ये क्या होता है, सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, कौन, प्रकाशहीन मंडल। इसके सामने जब आप हाथ ले जाते हैं देखते हैं ना कितना तेजी से लगता है। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ से चलते हैं अगला टॉपिक। चलिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी क्या होता है। तो पेट्रोलियम जो होता है ब्यूटेन का, प्रोपेन का और एथेन का मिश्रण होता है। ये ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन जो है इसके बारे में अच्छे से हम लोग जाएंगे 4th चैप्टर में तो पढ़ेंगे। लेकिन इसका मुख्य अवयव जो होता है ब्यूटेन होता है। ये याद रखिएगा कि
एलपीजी का जो मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C4H10। समझ गए। क्या होता है कि ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जल का पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए पेट्रोलियम एक उत्तम ईंधन है। दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैस से द्रवीभूत हो जाते हैं, यानी कि ये गैस के रूप में होता है, लेकिन ये क्या होता है, द्रव में बदल जाते हैं इनका दाब, इन पे प्रेशर देने से। क्योंकि क्लास 9 में पढ़े हैं ना कि दाब बढ़ाने से क्या होती है, अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है, इसलिए गैस से किस में बदल जाते हैं, द्रव में। इन द्रवों को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये खाना बनाने के उपयोग में इनको लाया जाता है ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए ये कैसे कार्य करते हैं, तो ये आपका क्या है, ब्यूटेन है, और ब्यूटेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये तेजी से अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊष्मा बनाएगा। समझ गए ना। तो जब ये तीनों चीज बनेगा, ऊष्मा बनेगा, तेजी से ये अभिक्रिया करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ आपको लगा देना होगा 10, इसमें लगाना होगा आपको 8, ठीक है। यहाँ लगाना होगा आपको 13 और यहाँ लगाना होगा आपका 2, ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर एंड होता है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।